Hello everyone, Pansal Academy welcomes all of you to our channel. So myself Tamanna, Inorganic Faculty, but today I'm not here to teach you any of the chapter regarding inorganic chemistry. आज मैं आपके साथ एक बहुत कॉमन सी चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ स्ट्रैटेजी के बारे में। यस कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी किस डायरेक्शन में हमें करनी चाहिए, हमारा क्या प्लान होना चाहिए, हमें उस प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है ताकि हमारा एग्जाम सिर्फ क्लियर ना हो, एक अच्छे रैंक के साथ हम उस एग्जाम को क्लियर करें, एक अच्छी इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लें। So I'm today here with you to discuss the preparation strategy for inorganic chemistry if you're preparing for CSIR NET or GATE examination and whether you're preparing for IIT JAM। तो सबसे पहले तो ना वीडियो स्टार्ट करने मतलब स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद कुछ टाइम बाद उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे पढ़ने का बहुत शौक है, ही लव्स टू स्टडी, ही लव्स टू रीड मेनी बुक्स, बहुत सारे कॉलेज नोट्स, बहुत सारी बुक्स, उसको इंटरनेशनल बुक्स, फॉरेन ऑथर की बुक्स सब पढ़ने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। एक स्टूडेंट ऐसा, और वो दिन रात मेहनत करता है, ठीक है, पढ़ाई करता है, अच्छा रैंक लाने के लिए पूरी मेहनत करता है। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है, उसे भी ठीक है, पसंद है पढ़ना, पर वो एग्ज़ाम की तैयारी जब करना स्टार्ट करता है तो वो उसका पहला स्टेप होता है पेपर को एनालाइज करना। ऐसे नहीं कि कुछ भी स्टार्ट कर दिया, हाँ मेरा चैप्टर ये फेवरेट है, मुझे ये अच्छा आता है, मुझे इसको पढ़ने का मन करता है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये चैप्टर मुझे नहीं पसंद, मुझसे तो होगा नहीं, ये नहीं करूँगा। नहीं, ऐसी प्रिपरेशन नहीं। उसे पता है कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, एक साइड पे वो रखो, एक साइड पे सिलेबस है वो रखा। उसने चेक किया कि ये मेरा सिलेबस था, सिलेबस के इस पोर्शन में से, इस सब्जेक्ट में से मेरे क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स का वो सिलेबस उस सिलेबस में से इतने मार्क्स का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। या उसने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर लिया, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें उसने चैप्टर्स नोट कर लिए कि हाँ मेरे पास कोऑर्डिनेशन है, ओएमसी है, मेरे पास केमिकल बॉन्डिंग है, मेन ग्रुप है, तो ये चैप्टर्स जो एग्जाम में देने जा रहा हूँ उसमें कितने मार्क्स के आते हैं, पहली चीज। दूसरी, उसे ये पता है कि मेरे एग्जाम को जिस मेरा टारगेट क्या है, मुझे कितने एग्जाम स्कोर करने, कितना मुझे स्कोर चाहिए, है ना। जैसे CSIR नेट का आप सबको पता होगा, वो एग्जाम जो है इट कम्स ऑफ 400 मार्क्स, जिसमें से आप मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, 200 मार्क्स। 400 मार्क्स का एग्जाम होता है, आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 200 मार्क्स कर सकते हो अटेम्प्ट। बट कट ऑफ JRF के लिए कितनी जाती है, जनरल कैटेगरी के लिए, फ्रॉम 100 to 120 आज तक गई नहीं है, मैक्सिमम कट ऑफ आज तक अभी तक 117 समथिंग गई थी, 117, बट मैं आपको लेके चल रही हूँ कि 100, और लोएस्ट कट ऑफ तो ऐसे JRF के लिए 100 से कम भी गई हुई है। बट हाँ, इतनी कट ऑफ तो आपको पता है जाती ही जाती है, एक एवरेज 100 to 120 कट ऑफ जाती है JRF के लिए। उसे पता है कट ऑफ इतनी जाती है तो मेरे को इतना स्कोर करना है, तो उसको पता है ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इतने मार्क्स के आते हैं, वो उसने पढ़ रखा है। उसके बाद वो तैयारी करनी स्टार्ट करता है, एक टाइम टेबल बनाता है कि हाँ ये चैप्टर जो है ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है तो मुझे इसको ज़्यादा टाइम देना है, ये चैप्टर मेरे पास कम मार्क्स का आ रहा है तो मुझे इसे कम टाइम देना है। तो किसके चांसेस ज़्यादा होंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, बस हाँ सिलेबस पता है, ये चैप्टर्स मुझे करने हैं, उनको तैयारी कर रहे हैं। और एक बच्चा ऐसा है जिसे पता है ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो मैं इसमें मेहनत ज़्यादा करता हूँ, ये चैप्टर कम मार्क्स का है तो इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ। कौन से बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ऑब्वियसली जो है पेपर को एनालाइज करके उसको अच्छे से समझ के पेपर की स्ट्रैटेजी को फिर एक्शंस ले रहा है, फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसके आपके पास ऑब्वियसली मार्क्स जो हैं ज़्यादा रहेंगे। तो नाउ यू डिसाइड दैट वेदर यू वांट टू कंटिन्यू द वे ट्रेडिशनली स्टूडेंट्स डू कि हाँ मेरा कल एग्जाम है, मुझे पता है सिलेबस ये तो मैं पढ़ता हूँ। कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं है कि हाँ ठीक है सिर्फ पास होना है, नहीं हो ही जाएंगे पास, ऐसा तो नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम
एग्जामिनेशन है, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना स्कोर करना है, मुझे इतना रैंक लेकर ही आना है, उसके लिए मुझे इतनी तैयारी तो करनी, प्लान करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई प्लान भी नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आपको प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। तो today I am here to discuss with you what should be your preparation strategy for clearing your entrance examination with a good rank. Okay? तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आप सब वो स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट का एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने बता दिया, आपका एग्जाम जो है वो 400 मार्क्स का आता है, उसमें से आप अटेम्प्ट कितना कर सकते हो, 200 मार्क्स का मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड आपके मार्क्स कितने जो है JRF के लिए, अच्छे रैंक के लिए, यहाँ पे रैंक तो वैसे JRF के लिए, LS के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है इतना, क्या मैटर करता है कि आप उस JRF को क्लियर करते हो या नहीं, आपका JRF में रैंक आता है या नहीं। तो JRF के लिए आपके पास कट ऑफ रहती है फ्रॉम 100 to 120। ओके, तो अब बेसिकली क्या है, इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। मैं बात करने जा रही हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोज आर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। मोस्ट इजी चैप्टर्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एंड आइसिंग ऑन द केक इज कि ये चैप्टर्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक 25 to 35 मार्क्स आपको एग्जाम में इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये मैं मैक्सिमम लेके चल रही हूँ क्योंकि 34 मार्क्स तक भी, 32, 34 मार्क्स तक भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ कि हाँ इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, और मिनिमम इतना तो आएगा ही, 25 मार्क्स तक का तो आ ही जाता है कोऑर्डिनेशन में से भी और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में से। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, बचपन से इन द सेंस +1 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वर्नर्स थ्योरी, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्प्लिटिंग ऑफ CFT, है ना। तो क्या है, ये चीजें आप पढ़ते आ रहे हो, बट आपको एप्लीकेटिव पार्ट आना चाहिए कि हाँ कंसेप्ट्स आपको पता है, हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, है ना, वो हमें सीखना है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इज सच अ इजी टॉपिक और इतना इंटरेस्टिंग है, आपको वेव्स नॉमेनक्लेचर लगा के आपको हाइट बताने हैं कि जो आपके बोरेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोजो, नीडो, अराक्नो, ऑल ऑफ दिस इतना इजी है इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करना कि आप एक बार बस सुन लो मुझसे, समझ लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स इजी भी हैं, ज़्यादा मार्क्स के भी आते हैं, तो मतलब इन दोनों चैप्टर्स को तो कोई भी स्टूडेंट को मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आपने IIT JAM के लिए प्रिपेयर करना है तो कोई बात चेंज हो जाएगी। डिफरेंस क्या है, ये जो आपका मार्क्स है उसका डिफरेंस है। अगर ये 200 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आपको 100 to 120 स्कोर करना है, तो जो आपका गेट का मतलब जो आपका गेट का एग्जाम है उसमें वो 100 मार्क्स का है ना, 100 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है और उसमें से कट ऑफ कितनी रहती है, 25 to 30 मार्क्स आपका कट ऑफ रहता है। ठीक है, इस बार गेट का पेपर थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज उसमें उन्होंने BSc स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया बैठने के लिए, तो फिर उसकी वजह से पेपर का जो लेवल था वो कम था, क्वेश्चंस आपके थोड़े इजी थे तो कट ऑफ ज़्यादा गई थी। ठीक है, 35, 36 तक कट ऑफ गई थी, बट जनरली 25 to 30 रहती है। इस बार 35 गई थी, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि अब क्योंकि BSc स्टूडेंट्स भी बैठ पा रहे हैं गेट एग्जाम के लिए, तो अब इससे क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इजी रहेगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। बट इससे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, सिलेबस सेम है दोनों के लिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आपने नेट के लिए पढ़नी है वही आपने गेट के लिए पढ़नी है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग होता है ना। तो आप देख सकते हो दोनों ही एग्जाम्स के लिए, वेदर इट इज CSIR नेट, गेट और इवन इफ यू टॉक अबाउट IIT JAM, ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दे आर इजी, यू कैन इजीली अप्लाई दी कॉन्सेप्ट्स ऑन योर क्वेश्चंस। ओके, सॉल्व भी हो जाएंगे। तो आपने कोऑर्डिनेशन और OMC बिल्कुल गलती से भी मिस नहीं करना। इसके बाद आपके पास आता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ता है, वेस्पर थ्योरी, बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर सेट करना होता है, आपको फिजाल जोन पढ़ने हैं। तो सब में क्या है, आपने ये भी +1 +2 में पढ़ रखा है, बैचलर्स में भी मास्टर्स में भी, तो आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद करना है। अब हम इसलिए ही हैं यहाँ पे कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए हैं, बट हाँ उन्हें समझना कि उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, किस तरह से उन्हें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, तो वो आप सब यहाँ पे सीखोगे, राइट।
केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी आपका रहता है 10 to 15 मार्क्स का। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज इसमें भी आपके पास क्या है कि चैप्टर में इनऑर्गेनिक में सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो चैप्टर्स हैं अगर कोऑर्डिनेशन आ रहा है तो आपको आता है तो वेल एंड गुड, उसके लिए आपको ओएमसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग इजी चैप्टर है, इसको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिसिंग दिस चैप्टर। ओके, इसके बाद अगर मैं मेन ग्रुप की बात करूँ ना तो बहुत फ्रैंकली मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसा है नहीं कि आपके पास इनऑर्गेनिक ही है पढ़ने के लिए, आपके पास फिजिकल भी आपको पढ़ना है। यू हैव टू ऑल्सो लर्न अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उन चैप्टर्स को आप थोड़ा ट्राई करो मिस करने का जिसमें क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एट द एंड माइंड का एक सैचुरेशन लेवल होगा। आपको पता है इतना ही आप याद कर सकते हो, इससे ज़्यादा जब तुम ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा तैयारी करने लगते हो ना तो चीज़ें सारी की सारी तो याद नहीं रह पाती हैं। फोकस स्टडी करो, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। लिमिटेड सिलेबस से मैक्सिमम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो चीज़ें हमने सीखनी है ना। तो नो डाउट जिसको मेन ग्रुप बहुत अच्छे से पहले से आता है, जिसने मेन ग्रुप पहले से अच्छे से पढ़ रखा है, जिसे चीज़ें याद है, वो मेरी बात सुन के ऐसे तो नहीं करेगा मेन ग्रुप छोड़ देगा। अगर आता है, पढ़ रखा है, तो नो पॉइंट ऑफ मिसिंग दैट चैप्टर, राइट। वो तो तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, जरूर करके जाओ। पर जिन स्टूडेंट्स ने मेन ग्रुप नहीं कर रखा पहले से तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि मेन ग्रुप को टच मत करना। वहां पे नो डाउट मार्क्स ज्यादा का आता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से पूरा पेपर आ जाता है, नहीं ना। तो आपके पास और बहुत ऑप्शंस हैं, आप वो चैप्टर्स प्रिपेयर करना जिसमें क्रैमिंग थोड़ी कम होती है, ठीक है, या जिसमें आपके पास जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए हैं, ठीक है। तो मेन ग्रुप मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी, आता है तो करना, नहीं आता तो फिर आप उसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो रहता है आपके पास फ्रॉम 8 to 12 मार्क्स। एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है जो हमने कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ रखा होगा, जो कि प्योर केमिस्ट्री बैकग्राउंड में से नहीं है। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहता है, आपको बायो नाम से पता चल रहा है ना, इसमें थोड़ा बहुत आपके पास बायोलॉजिकल पोर्शन जरूर रहेगा। जैसे कि आपके पास ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट में मेटल, इनऑर्गेनिक मेटल आयंस का क्या रोल रहता है वो सब हमें पढ़ना है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इसमें हमारे पास जो इनऑर्गेनिक मेटल प्रेजेंट है आयरन, उसका क्या रोल रहता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बट अगेन मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि जो स्टूडेंट्स बायो में जिनको नहीं पसंद तो वो मत करके जाना, बहुत ईजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ क्रैमिंग नहीं है इसमें, थोड़ी बहुत है, बट हाँ ईजी है टू लर्न, तो जरूर करके जाना, क्योंकि इसकी भी जो वेटेज है वो अच्छी खासी आती है। और ऐसा है कि कुछ चीजें ना जब हम याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो उसमें गलतियां करने की गुंजाइश कम रहती है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे फिजिकल में हम लोग कोई क्वेश्चन, हमने कंसेप्ट पता, बट वहाँ मैथमेटिकल एरर की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। बट इनमें क्या है कि हाँ आपने कंसेप्ट पढ़ा, आपको चीजें याद है, तो ऑब्वियसली आपको पता है इसका मतलब ये है, तो वो एग्जाम में चेंज तो होने नहीं वाला, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो आने नहीं वाली कि चेंज करके दे देंगे, आंसर वही रहेगा। तो इसलिए ऐसे चैप्टर्स को मिस नहीं करना, ओके। सो दिस कम्स फ्रॉम फॉर 8 to 12 मार्क्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल। नेक्स्ट हमारे पास जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी अगर आप कोऑर्डिनेशन करके जा रहे हो ना तो कोऑर्डिनेशन सब लोग करके जाएंगे। अगर आप कोऑर्डिनेशन करके जा रहे हो तो एफ ब्लॉक क्यों छोड़ना, क्योंकि एफ ब्लॉक क्या है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन की समझ है अच्छी तो एफ ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कर पाओगे। क्योंकि क्या है, एफ ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना हम डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बेसिस पर ही करते हैं। मतलब किस तरह से जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके साथ कैसे मिलती है और कैसे अलग अलग है। अगर आपको डी ब्लॉक की सारी एलिमेंट्स की सबकी प्रॉपर्टीज पता है तो ऑब्वियसली आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को तो कंपेयर ही करना है ना डी ब्लॉक के साथ, तो ईजी है उसको करना। तो वाई टू स्किप दिस चैप्टर, है ना। और ये हमारे पास कितना रहता है 4 to 8 मार्क्स। अब ना ऐसे देख के नहीं सोचना कि ये 25-35 मार्क्स का आ रहा है और एफ ब्लॉक तो थोड़ा सा ही है तो मैं क्यों करके जाऊं। अगर वो ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो उसमें करने के लिए भी इतना कुछ है, और अगर कोई चैप्टर तुम्हारे पास कम मार्क्स का आ रहा है तो उसमें करने के लिए भी कम है ना। तो जैसे एसिड बेसिस 4 to 6 मार्क्स का आ रहा है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ल्यूविस कॉन्सेप्ट, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ये ठीक है कम मार्क्स का है, बट फिर इस चैप्टर को आप 1-2 दिन में खत्म भी कर सकते हो। हालांकि अगर कोऑर्डिनेशन इतने ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो कुछ सोच के ही इतने ज्यादा का दे रहे हैं, क्योंकि उसको करने के लिए आपको बहुत दिन चाहिए। लाइक यू रिक्वायर प्रॉपरली
20 to 30 days टू कंप्लीट दैट चैप्टर, है ना। तो जो कम मार्क्स के चैप्टर आ रहे हैं तो उनको करने का ये फायदा, कुछ छोटे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और फिर आप इनमें, इसमें भी क्या है, एसिड्स बेसिस में भी इजी है, तो आपको बस याद करने हैं कॉन्सेप्ट्स को और आप उन्हें अप्लाई किस किस तरह से उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, वो आपको सीखना है, ठीक है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ऑफ द एग्जामिनर। मतलब ठीक है, कम मार्क्स का आता है बट आता तो डेफिनेटली है, हर साल आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ESR और मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और ये पता क्या, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़े अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, और कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ आते हैं तो आप इजीली उनको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री टॉपिक रहता है विच इज 4 to 6 मार्क्स। नाउ इस तरह से आपके पास, अगर आप टोटल करोगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इन सारे मार्क्स का मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स, आप देखोगे 100 to 120 मार्क्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, होगा ही ना, क्योंकि टोटल आपके पास 400 मार्क्स का पेपर है, तो 100 to 120 मार्क्स का तो रहेगा इनऑर्गेनिक, और इतने ही का ही फिजिकल आएगा, और फिर जो आपके पास है ऑर्गेनिक पोर्शन भी आएगा। तो अब अगर इतने मार्क्स का आ रहा है आपके पास एग्जाम में, 100 to 120 मार्क्स की इनऑर्गेनिक आ रही है ना, तो वहां से अगर आप 60 से 70 भी स्कोर, इतने चैप्टर्स करके जाओगे ना हर सारे, तो आई गारंटी यू कि 60 to 70, इनफैक्ट 60 to 70 तो गारंटी है कि आप स्कोर कर ही लोगे, है ना। तो दैट मीन्स अब ना ऐसा टाइम नहीं है कि आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया तो क्लियर हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए तो क्लियर हो जाएगा। आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे अपनी अच्छी कमांड रखनी है, अच्छी अप्रोच रखनी है, ठीक है। बट हाँ, इतने मार्क्स पर अगर कोई सब्जेक्ट तुम अच्छे से प्रॉपरली करके जा रहे हो, कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन अगर तुमने स्टार्ट किया है तो ऐसे नहीं कुछ टॉपिक्स कर लिए, कुछ नहीं किए, पूरी कोऑर्डिनेशन अच्छे से करी है, जो जो आपके गिवन है उसके क्वेश्चंस अच्छे से अप्लाई किए, आपने पढ़े हैं, तो आप इतना मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही गेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ना मैंने लिखा है कि आपके पास 25 to 30 मार्क्स जो है कट ऑफ, बट कट ऑफ का मतलब यहाँ पर ये नहीं, जैसे CSR में तो कट ऑफ का मतलब ये है 100 to 120 में आपका रैंक आ गया, आपकी एडमिशन कंफर्म है कि आप ले सकते हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में। बट गेट के लिए अगर आपके पास कट ऑफ 25 to 30 रहती है तो दैट मीन्स आपने गेट को क्वालिफाई तो कर लिया, आपके रिज्यूमे में अच्छा लिखा जाएगा गेट क्वालिफाइड। बट हाँ, अगर आपको गेट के बिहाफ PhD करनी है कहीं पे, तो कोई भी इंस्टीट्यूट कम चांसेस है आपको सिलेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के क्लियर तो हो जाता है बट अच्छे मार्क्स और अच्छा रैंक लाना भी जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 40 to 60 रहते हैं, तो आपका जो है 40 to 60 है, तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता, किसी ना किसी IIT में आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। 60 तो मतलब आपको IIT दिल्ली या बॉम्बे मिलेगा, ठीक है। तो 40 to 60 जो है उसमें आपका कंफर्म पक्का है, ठीक है, एडमिशन। अब उसमें भी देखो कोऑर्डिनेशन और OMC का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, और जो आपके पास बाकी चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, F ब्लॉक, इसकी भी अच्छी खासी वेटेज है। अब इसके साथ मत कंपेयर करना, यहाँ पर ये CSR नेट का एग्जाम है, इसमें मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं, और गेट के एग्जाम के लिए आपको स्कोर जो करना है उसके हिसाब से देखो 640 मार्क्स भी अगर आप स्कोर करते हो तो आपका एडमिशन कंफर्म है, तो उसके बेसिस पे इतने मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी चैप्टर को ऐसे मत स्किप करके जाना, ठीक है, इजी है। इनऑर्गेनिक में आपके पास यही फायदा है कि अगर आपको चीजों की समझ है, आपने अच्छे से याद किया हुआ है उन चैप्टर्स को, तो आप उसका क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास IIT JAM का पेपर रहेगा, उसमें आपके पास इन चैप्टर्स में से कम ही मिलते हैं क्वेश्चंस देखने को। हाँ, आपके पास कोऑर्डिनेशन, OMC, पीरियोडिसिटी और मेन ग्रुप में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, एंड बायो ऑर्गेनिक में से भी, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर को मिस करने का कोई तुक नहीं बनता, आपको करके ही जाना पड़ेगा। अब एग्जाम में आपको पता लग गया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, इसके बाद ना आपको क्या आना चाहिए कि हाँ मुझे पता है ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है, इसको मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ये चैप्टर कम मार्क्स का है, मुझे कम टाइम, बट कैसे? तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने ना यहाँ पर 6 फंडा आपके लिए 6 ऐसे कह लो कि हाँ मैंने 6 फंडाज लिख दिया आपके लिए कि हाँ ये चीजें अगर आप कर लोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता आपका एग्जाम क्लियर होने से, ठीक है। ये आपके पास ट्रिक कह लो या फंडास कह लो, या आपके पास इतनी
बेसिक चीजें है ना कि हाँ कभी कभी बच्चे स्किप कर देते हैं, उनको यही नहीं पता होता, पढ़ना है पता है पढ़ लेते हैं बट कैसे पढ़ना है वो चीज बहुत मैटर करती है। तो ये ट्रिक अगर आपको पता है और इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हो ना तो आप एक अच्छे रैंक के साथ एग्जाम को क्लियर करोगे। सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो तो यू हैव टू लर्न दी कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, आपको कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद आपको चीज़ों को याद रखना है। पढ़ने में, समझने में और याद रखने में ना बहुत डिफरेंस होता है। एक बच्चा है जिसने चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लिया, छोड़ दिया, बट एक बच्चा है जिसने पढ़ने और समझने के बाद उसे याद भी रखा। याद कैसे रखोगे, बार बार रिवाइज करके ना, अच्छे से पढ़ के उस चीज़ों को। तो यू हैव टू लर्न दी कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा तो नहीं है फॉर्मूला पढ़ के छोड़ दिया पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं, उस फॉर्मूला को याद भी होना चाहिए ना, सिर्फ एक प्लस माइनस से ही गलती हो जाती है पेपर में। तो आपको यू हैव टू प्रॉपरली लर्न दी कॉन्सेप्ट्स। सेकंड थिंग, आपने एक 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, याद कर लिया, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया, उसे अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करो, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो दैट मीन्स आपका अब वो टॉपिक प्रिपेयर हो चुका है, आपको उसकी अच्छी नॉलेज है। आपने 3-4 चैप्टर्स पढ़ लिए, समझ लिए, याद कर लिए, उनके एप्लीकेशंस भी देख ली कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। अब ना मेन बात आती है मल्टीपल रिवीजन्स की। इसका मतलब क्या है, चीजें याद एक बार करने से, जब आपने आज पेपर के लिए चीज याद कर ली है, उसको क्वेश्चंस अप्लाई करके देख लिया, 6 महीने बाद आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास का हमें याद रहता है कि अगर आज आप एमएससी सेकंड ईयर में हो या आपने अब एमएससी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपको याद है एमएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में आपके पास कौन सा क्वेश्चन आया था, नहीं याद रहता ना। तो इतनी पुरानी चीजें हमें याद कब रहेंगी, जब हम बार बार उन चीजों को रिवाइज करते जाएंगे। मैंने 5 चैप्टर पढ़ लिए, याद कर लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, 6th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उन 5 चैप्टर्स को मैं अच्छे से रिवाइज करूंगी। जब मैंने 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो 10 चैप्टर्स के बाद 11th चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन 10 के 10 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करूंगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। पेपर तक ऐसे करते जाना, आपके पास सारे चैप्टर्स जो होंगे वो आपकी टिप्स पे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आपने रिविजन्स कर ली हैं, कंसेप्ट कर ली हैं, अप्लाई करके देख लिया क्वेश्चंस, है ना। अब क्या बचा, बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बार बार चीजों को याद रखते रहो और बार बार क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो, ठीक है। स्पीड का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास आता है शॉर्ट नोट। जब भी आप पढ़ते हो ना, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का, तो ध्यान रखना वहां पे आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं कि जो चीजों, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, इनऑर्गेनिक के लिए टाइप स्पेक्ट्रोकेमिकल, कोऑर्डिनेशन में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ऑर्डर तो आपको याद रखनी है ना, वो एक दिन याद करने से नहीं होगी, बार बार रिवाइज करना है, तो उसे आप शॉर्ट नोट्स में लिखो अपने, है ना। इसी तरह से ऑर्गेनोमेटालिक्स के फॉर्मूलाज, जैसे कि मेटल बॉन्ड कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स क्या होंगे, कोई स्ट्रक्चर क्लोजो कब आता है, नीडो कब आता है, कैसे सॉल्व करना है, उसका शॉर्ट नोट में लिख के रखो जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि मल्टीपल रिविजन्स का मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा चैप्टर बार बार पढ़ने लग गए। मल्टीपल रिविजन्स मतलब हाँ, टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड है उस चीज को आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया, आपकी तैयारी होगी, नहीं। जिसको आप करने जा रहे हो, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, अगर आप उस एग्जाम से पहले एक बार प्रैक्टिस ही नहीं करके देखोगे, एक बार उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं करके देखोगे, तो वहां पे आप नए बच्चे की तरह हो जिसने कभी पेपर दिया ही नहीं है। और एक बच्चा ऐसा है जिसने पिछले साल के 10-12 क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो उसे पता है कि मुझे कितना टाइम कौन से पार्ट पे देना है। तो उसके बाद आपके पास आता है सेल्फ असेसमेंट, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, आपको पता है 3 घंटे का आपका पेपर है, तो 3 घंटे अलग से बैठ के अपना टाइम सेट करके पेपर को अटेम्प्ट करो जैसे कि तुम एग्जाम में ही बैठे हो। उसके बाद चेक करो आपके मार्क्स उतने बन रहे हैं जितने आपको कट ऑफ के लिए चाहिए या जितने आपको अच्छे रैंक के लिए चाहिए, बन रहे हैं, तो अब आपकी तैयारी, और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, तो आई गारंटी यू कि आपका सेल्फ असेसमेंट में बहुत आपका अच्छा स्कोर बनेगा। तो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, ओके।
नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं, टिप्स बता दी हैं कि आपको किस तरह से पेपर की तैयारी करनी है। एंड आई होप आप सब एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्लियर करोगे। ओके, यू विल प्रिपेयर वेरी मच वेल विद योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन। ओके, थैंक यू सो मच।